Hello students, Vande Mataram. Welcome to all of you in the session number 17 of chapter number 6, Molecular Basis of Inheritance. So finally, what is a gene? So gene is a factor as per Mendelian theory. Mendel ने उसको as a factor नाम दिया था. Or we can say that gene is a segment of DNA which are present in the chromosomes. So finally, gene is considered as a smallest unit, or we can say that hereditary or inheritance unit. Genes का main functions, it control the characters as well as transmit the characters from parents to the offspring. कि parents में से offspring में characters को transmit करना या तो characters को control करने की responsibility play करता है gene. So कोई भी gene के अगर आप अलग अलग regions की बात करो, they are consist of different four main regions. Number one, promoter. Number two is the initiation site. Number three is the coding sequence, and number four is the termination site. So one by one हर एक structures को diagrammatically हम लोग explain करेंगे. So promoter is one end of gene. जीन का एक एंड है जहां पे आरएनए पॉलीमरेज नाम का एंजाइम अटैच होता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ट्रांसक्रिप्शन. सो उसमें से क्या सिंथेसाइज होता है? आरएनए. तब आप डायग्राम देखोगे तो ये जीन का डायग्राम है. तो ये पार्ट है प्रमोटर जहां पे कौन जुड़ता है? आरएनए पॉलीमरेज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस. ओके, सेकेंड पार्ट है इनिशिएशन साइट इज लोकेटेड नेक्स्ट टू द प्रमोटर. प्रमोटर के बाजू में इनिशिएशन साइट होगी, वहां से एमआरएनए का सिंथेसिस क्या होता है? स्टार्ट होता है. तो आप प्रमोटर के बाद में दूसरा रीजन देखोगे तो पहला प्रमोटर था, सेकेंड वन इज द इनिशिएशन साइट. ओके, नंबर 3 इनिशिएशन साइट के बाद कोडिंग सीक्वेंस इज द मिडल सेगमेंट ऑफ द जीन. जीन का मिडल सेगमेंट होगा. अब ये कोडिंग सीक्वेंस के पास जितने भी न्यूक्लियोटाइड्स है, ऑल दिस न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ टेम्पलेट्स. क्यों टेम्पलेट? क्योंकि जीन के पास तो दो, डीएनए के पास तो दो स्ट्रैंड होती है, पर दोनों में से जो टेम्पलेट के न्यूक्लियोटाइड है, इन इवन वी कैन से दैट 3 प्राइम टू 5 प्राइम पोलैरिटी वाले स्ट्रैंड के न्यूक्लियोटाइड्स कॉपी होते हैं किसमें? एमआरएनए में. अब टेम्पलेट के पास आपको पता है कि एटीजीसी होगा, तो एटीजीसी का फॉर्मेशन हो करके क्या बनेगा? यूएसीजी. चलो, तो कोडिंग सीक्वेंस मतलब मिडिल पार्ट है जहां से एमआरएनए बनेगा, एंड पार्ट नंबर 4. तो उससे पहले ये आपको तीसरा दिख रहा है कोडिंग सीक्वेंस, एंड नंबर 4 इज द टर्मिनेशन साइट. टर्मिनेशन साइट इज एट द अदर एंड ऑफ जीन. जीन का दूसरा एंड है वेयर एमआरएनए का सिंथेसिस क्या हो जाता है? स्टॉप हो जाता है. तो ये हो जाता है एक्सप्लेनेशन अबाउट द डिफरेंट रीजन्स ऑफ जीन. नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जीन एक्सप्रेशन का रेगुलेशंस क्या है? अब कोई भी जीन या तो डीएनए ट्रांसक्रिप्शन नाम की प्रोसेस से खुद का कन्वर्जन करता है एमआरएनए में, एंड वहां से बनता है ट्रांसलेशन के थ्रू प्रोटीन. सो ट्रांसलेशन के थ्रू एमआरएनए से हमें मिलेगा प्रोटीन. तो ये जो सीक्वेंस है पूरा सेंट्रल डोग्मा, तो सेंट्रल डोग्मा को रेगुलेट कौन करता है? सो रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन refers to a very broad term that may occurs at various level. तो जीन एक्सप्रेशन के रेगुलेशन को एक ब्रॉड टर्म के अंदर कंसिडर किया जाता है जो अलग अलग लेवल पे रेगुलेट होगा. सो कंसिडरिंग दैट जीन एक्सप्रेशन इज रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड, इट कैन बी रेगुलेटेड एट सेवरल लेवल. तो आपको मैंने 3 तो पॉइंट पहले ही बताया कि भाई डीएनए से आरएनए बनना, आरएनए से एमिनो एसिड्स बनना, और वो एमिनो एसिड्स का पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड के अंदर पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू फॉर्मेशन होना. सो यूकैरियोट्स की बात करो तो ये रेगुलेशंस जो है अलग अलग स्टेज पे अप्लाई किया जाता है. जैसे कि स्टेप नंबर 1 ट्रांसक्रिप्शनल लेवल मीन्स फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट.
तो सबसे पहला रेगुलेशन होगा ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे। ओके, प्रोसेस नंबर 2 प्रोसेसिंग लेवल। तो यूकैरियोट्स के अंदर आपको पता था स्प्लाइसिंग नाम की प्रोसेस के पास रेगुलेशन होगा कि इंट्रॉन को निकालना, एक्सॉन को एक दूसरे के साथ ज्वाइंट करना, देन 5 डेज पे कैपिंग, 3 डेज पे टेलिंग। तो ये है प्रोसेसिंग लेवल का रेगुलेशन। नंबर 3 ट्रांसपोर्ट ऑफ mRNA फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म। चलो mRNA बन गया, उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म की ओर, और वहां पे जब ट्रांसलेशन होगा तो रेगुलेशन एट द स्टेज 4, मतलब ट्रांसलेशन लेवल पे होने वाला रेगुलेशन। सो जीन्स इन अ सेल, ओके, एक सेल के अंदर जितने भी जीन्स हैं वो वहां पे है, क्यों? क्योंकि उनका कोई ना कोई फंक्शन बॉडी के अंदर है। सो जीन्स इन अ सेल आर एक्सप्रेस्ड टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शंस और अ सेट ऑफ फंक्शंस। तो हर एक जीन अपने आप को एक्सप्रेस क्यों करता है? या तो उसे कोई पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करना है, या तो सेट ऑफ फंक्शंस परफॉर्म करवाना है। जैसे कि आपको बेस्ट एग्जांपल दिया हुआ है कि इफ एन एंजाइम जिसका नाम है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, जिसको आप कभी कभार ऐसे बीटा गैलेक्टोसाइडेज के नाम से भी लिख सकते हो। ना ये एंजाइम अगर इसेरिशिया कोलाई नाम के बैक्टीरिया के थ्रू जनरेट हो रहा है तो ये एंजाइम का काम क्या है? इट इज यूज्ड टू कैटेलाइज द हाइड्रोलिसिस ब्रेकडाउन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर with water of disaccharide lactose into the glucose and galactose. So lactose को अगर ब्रेक डाउन करना हो देन हमें बीटा गैलेक्टोसाइडेज नाम के एंजाइम की जरूरत पड़ेगी। सो एंजाइम कॉल्ड एज बीटा गैलेक्टोसाइडेज इज सिंथेसाइज्ड बाय इसेरिशिया कोलाई, जिसके थ्रू लैक्टोज का कन्वर्जन गैलेक्टोज और ग्लूकोज में होगा। सो इन बैक्टीरिया यूज देम एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। तो बैक्टीरिया भी ये ग्लूकोज और गैलेक्टोज को एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज करने वाला है। नाउ मेन क्वेश्चन ये है कि इफ बैक्टीरिया डू नॉट हैव लैक्टोज अराउंड देम टू बी यूटिलाइज्ड फॉर एनर्जी सोर्स, अगर एनर्जी सोर्स के लिए बैक्टीरिया के आजू बाजू में समझ लो लैक्टोज है ही नहीं, तो अब लैक्टोज ही नहीं है तो हमें बीटा गैलेक्टोसाइडेज नाम के एंजाइम की जरूरत नहीं है। सो दे वुड नो लॉन्गर रिक्वायर द सिंथेसिस ऑफ द एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज। अब लैक्टोज है तो एंजाइम की जरूरत है, लैक्टोज नहीं है तो एंजाइम्स की जरूरत नहीं है। देयरफॉर इन सिंपल टर्म्स इट इज द मेटाबॉलिक, फिजियोलॉजिकल और एनवायरमेंटल कंडीशन दैट रेगुलेट द एक्सप्रेशन ऑफ जीन। तो अब आप सोचो कि कोई भी बीटा गैलेक्टोसाइडेज नाम का एंजाइम आपको पता है कहां से बनता होगा? कोई mRNA से। mRNA कहां से आया होगा? कोई स्पेशल टाइप के जीन के पास। तो ये जीन का एक्सप्रेशन होगा कि नहीं होगा उसका डिपेंडेंट है, उसकी रिक्वायरमेंट बॉडी के अंदर पर्टिकुलर टाइम पे है कि नहीं है। अब लैक्टोज बैक्टीरिया के आजू बाजू में है ही नहीं तो उसको ये एंजाइम की जरूरत नहीं है, तो ये जीन अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा। पर अगर गैलेक्टोसाइडेज लैक्टोज नाम का सबस्ट्रेट आजू बाजू में है तो कंपलसरी उसको ये एंजाइम की जरूरत पड़ेगी, मतलब उस टाइम पे जीन अपने आप को क्या करेगा? एक्सप्रेस करता है। सो पहले ही मैंने बताया था कि डिफरेंट जीन्स इन एन ऑर्गेनिज्म आर मीन फॉर द सिंथेसिस ऑफ डिफरेंट प्रोटीन। अब 50 जीन है तो 50 टाइप के प्रोटीन जनरेट होते हैं, बट ऑल द प्रोटीन्स आर नॉट नीडेड एट द सेम टाइम। सभी प्रोटीन की एक ही टाइम पे जरूरत हो ऐसा नहीं है। जैसे कि चलो प्रोटीन का एग्जांपल ले लेते हैं, एंजाइम्स। सो एंजाइम्स आर नीडेड एट डिफरेंट टाइम्स इन द लाइफ साइकिल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। कि कोई भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल के अंदर एट अ टाइम सभी एंजाइम्स की जरूरत नहीं है, पर वो सब एंजाइम्स हमें 1 बाय 1 जरूरत पड़ती है। जैसे कि आपको 2 एग्जांपल दिए। फर्स्ट, एंजाइम needed for seedling growth may not be needed in adult। तो सीडलिंग के लिए जो एंजाइम चाहिए शायद एडल्ट के लिए जरूरत नहीं है। एग्जांपल नंबर 2, एंजाइम needed for the flower development would not be needed at seedling stage। अब चलो आपको एंजाइम की जरूरत अलग अलग टाइम पे है, प्रोटीन अलग अलग टाइम पे चाहिए, बट एक बार बॉर्न होने के बाद आपकी बॉडी के अंदर जीन
कभी भी चेंज नहीं होते, बट एट ऑल टाइम्स इन द लाइफ साइकिल एवरी सेल कंटेन्स द सेम सेट ऑफ जीन। तो जीन तो आपके पास सेल के अंदर, बॉडी के अंदर, फिर चाहे वो एडल्ट स्टेज हो या सिडलिंग हो, हर टाइम पे वो जीन तो आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट ही होंगे। तो हमें एक ऐसी सिस्टम, ऐसे मैकेनिज्म की जरूरत है। सो इट वुड बी नेसेसरी टू हैव अ मैकेनिज्म विच वुड अलाउ ओनली द रिसीव्ड जीन टू फंक्शंस एट अ पर्टिकुलर टाइम। समझ लो 50 नंबर ऑफ जीन है, उनमें से अभी मुझे 3rd नंबर की जीन का एक्सप्रेशन करना है, तो ऐसे सिस्टम मेरे पास होनी चाहिए कि उस टाइम पे खाली 3रे नंबर के जीन का ही एक्सप्रेशन हो सके, बाकी के 49 नंबर ऑफ जीन का एक्सप्रेशन ना हो। एंड एक्टिविटी ऑफ अदर जीन विल हैव टू बी कंट्रोल्ड एट दैट टाइम। सो हमें ऐसे पर्टिकुलर एक सिस्टम की जरूरत है, इसीलिए ये पॉइंट रखा हुआ है कि जीन के एक्सप्रेशन का एक्चुअल में रेगुलेशंस कैसे होगा। So the development and differentiation of embryo into a adult organism are also a result of coordinated regulation of expression of several sets of gene। कि एम्ब्रियो का डिफरेंशिएशन या तो डेवलपमेंट जब एडल्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है तो उस टाइम पे भी बहुत सारे नंबर ऑफ जीन्स का एक्सप्रेशन हुआ होगा, या तो उनके एक्सप्रेशन के बीच में कोऑर्डिनेटेड मैनर में रेगुलेशंस होता होगा, तब जाकर के ये प्रोसेस पूरी परफॉर्म हो पाती है। सो स्पेशली इफ वी डिस्कस अबाउट द प्रोकैरियोट्स, सो प्रोकैरियोट्स के अंदर कंट्रोल ऑफ द रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शनल इनिशिएशन इज द प्रीडोमिनेंट साइट फॉर कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन। कि प्रोकैरियोट्स के अंदर स्पेशली जीन एक्सप्रेशन के कंट्रोल की बात करो तो उसके अंदर कौन से साइट, ट्रांसक्रिप्शनल इनिशिएशन। तो ट्रांसक्रिप्शन का इनिशिएशन कहाँ से होता था, तो वो आपको पता है प्रमोटर से, कि प्रमोटर नाम के पार्ट के साथ आरएनए पॉलीमरेज जुड़ता है, तब जाकर के उसका ट्रांसक्रिप्शन नाम का प्रोसेस आगे बढ़ पाता है। सो पहले ही मैंने आपको बताया था, कोई भी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के अंदर आरएनए पॉलीमरेज की एक्टिविटी कहाँ पे होती है, प्रमोटर के पास, क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज अगर प्रमोटर के साथ जुड़ता है तब जाके ट्रांसक्रिप्शन नाम की प्रोसेस आगे बढ़ती है। So in a transcription unit, activity of RNA polymerase at a given promoter is in turn regulated by interaction with accessory proteins, which affect its ability to recognize start sites। अब मेन काम RNA polymerase का क्या है कि उसको प्रमोटर को आइडेंटिफाई करके उसके साथ जुड़ना है, पर एक्चुअल में वो प्रमोटर को आइडेंटिफाई कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, उनका रेगुलेशंस करता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेसरी प्रोटीन। अब कब कर पाएगा, जब एक्चुअल में उसके रिक्वायरमेंट्स बॉडी के अंदर है तब। सो दिस रेगुलेटरी प्रोटीन्स कैन बी एक्ट एज अ बोथ पॉजिटिवली एज वेल एज नेगेटिवली। तो पॉजिटिवली अगर है तो उनको एक्टिवेटर के नाम से जाना जाएगा, और नेगेटिवली है तो उनको कंसिडर किया जाएगा एज अ रेप्रेसर। So the accessibility, identification of promoter region of prokaryotic DNA is in many cases regulated by interaction of proteins with the sequence termed as a operator। तो DNA की सीक्वेंस के साथ ऐसी प्रोटीन्स से बनी हुई ऐसी इंटरेक्शंस या तो ऐसे रिएक्शंस होती है, ऐसे नंबर ऑफ सीक्वेंसेस होती है, जो सीक्वेंसेस का काम है कि प्रमोटर रीजन प्रोकैरियोटिक डीएनए के अंदर का ट्रांसक्रिप्शन यूनिट जो है उसके प्रमोटर को आइडेंटिफाई कर पाता है कि नहीं कर पाता, तो वो सीक्वेंस को नाम दिया जाता है ऑपरेटर। यही पूरा ऑपरेट करेगा कि आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर को आइडेंटिफाई कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। सो ऑपरेटर रीजन इज एडजेसेंट टू द प्रमोटर एलिमेंट इन द मोस्ट ओपेरॉन। तो ओपेरॉन के अंदर ज्यादातर ऑपरेटर रीजन और प्रमोटर दोनों नजदीक होते हैं। एंड इन मोस्ट केसेस सीक्वेंस ऑफ द ऑपरेटर बाइंड अ रिप्रेसर प्रोटीन। और ये ऑपरेटर के साथ ही ये ऑपरेटर की जो सीक्वेंस है वो रिप्रेसर प्रोटीन के साथ ही जुड़ती है। अब रिप्रेसर प्रोटीन मतलब कौन सा कंट्रोल, आपको मैंने बताया था नेगेटिवली कंट्रोल।
So each of the operon has its specific operator and specific repressor. अब हर एक ऑपेरॉन के पास अपना अपना खुद का ऑपरेटर होता है या तो अपना खुद का रिप्रेसर होता है। जैसे कि चलो आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल लैक ऑपेरॉन, तो लैक के लिए यहाँ पे आपको वर्ड यूज करना है लैक्टोज, कि अगर लैक्टोज की अवेलेबिलिटी है या नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग ये मैकेनिज्म को रेगुलेट करने वाले ऑपरेटर को नाम दिया जाता है लैक ऑपरेटर। इज प्रेजेंट ओनली इन दी लैक ऑपेरॉन। तो लैक ऑपरेटर कहां पे प्रेजेंट होता है? खाली लैक ऑपेरॉन के पास, एंड इट इंटरेक्ट स्पेसिफिकली विथ लैक रिप्रेसर ओनली। तो लैक ऑपेरॉन के अंदर जो ऑपरेटर है उसका नाम है लैक ऑपरेटर, और वो खाली किसके साथ रिएक्ट करेगा? लैक रिप्रेसर के साथ। अब अगर मैं यहाँ पे कोई दूसरा ऑपेरॉन बोल दूं कि भाई हिस ऑपेरॉन, हिस्टिडीन ऑपेरॉन, तो उसके लिए हिस्टिडीन ऑपरेटर होगा और हिस्टिडीन रिप्रेसर होता है। सो हर एक ऑपेरॉन के लिए अपना अपना ऑपरेटर अलग होता है और रिप्रेसर भी अलग अलग होगा। So this all are related with the different regions of gene as well as regulation of gene expression at different level. Thank you very much. Jai Hind.